नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार लोधी। आज हम यहाँ पर जनरल एंट्री के जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं, कुछ विशेष क्वेश्चन, उनको जनरल एंट्री के फॉर्मेट में किस प्रकार करेंगे वो यहाँ पर समझेंगे। इसके पहले हमने केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन में अकाउंट निकालना, उनको डेबिट या क्रेडिट किस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, ये कंडीशंस को क्लियर किया था। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है, जो हम लोगों ने पहले भी समझा था, उसी फॉर्मेट को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और इसके पश्चात हम जो जनरल एंट्री फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे, उन कंडीशंस को आप समझें। जब छात्र एग्ज़ाम में जनरल एंट्री को सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से उनको पूरे फुल मार्क्स मिलें, वो किस तरीके से करेंगे, अब आप ये समझ लीजिए। जैसे मैं जो इनके कुछ जनरल एंट्री में जो करा रहा हूँ, वो छात्रों को वीडियो के लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्वेश्चंस को या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन वहाँ पर मिलेंगी, उनको पहले नोट करें और फिर उनको समझें। मैं जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ उसको पढ़ते हुए उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को पढ़ूंगा, फिर मैं उसकी जनरल एंट्री बनाऊंगा। उस चीज़ को समझिए। जैसे एक कंडीशंस दी है कि 1 अप्रैल 2010 को दिव्यांश ने 25,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया है और यहाँ पर बिजनेसमैन का नाम दिया है दिव्यांश, और हमें उसकी जनरल एंट्री करना है। यानी इसका मतलब ये है, ऊपर हम लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ दिव्यांश। ये कॉलम डेट का कॉलम है, ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये आपका LF यानी लेजर फोलियो, और ये अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। अब ये कंडीशंस वाइज समझिए आप। तो ये जो जनरल एंट्री हैं वो 2010 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट की हैं, यानी दिव्यांश ने अपना व्यापार प्रारंभ किया 25,000 रुपये से। तो अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि बिजनेस में कैश आ रहा है और गिवर आपका जो है दिव्यांश है, यानी पर्सनल अकाउंट है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन दिव्यांश को क्रेडिट ना करते हुए हम उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कैपिटल अकाउंट को हम लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो लिखने का तरीका है वो आप समझें। ईयर आपका आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, तो यहाँ पर हमने अप्रैल लिया है, अप्रैल 1। अप्रैल 1 को फर्स्ट एंट्री जो करेंगे वो कैश अकाउंट डेबिट। अब आप कंडीशन समझिए, ये डेट के कॉलम की जो लाइन खींची हुई वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे और आखिरी में जाकर हम यहाँ पर डेबिट लिखेंगे, और 20 में से लेकर टू कैपिटल अकाउंट। इसमें जो अमाउंट जाएगा वो अमाउंट आपका 25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में। और ये एंट्री
यहाँ पर आप इसको पर्टिकुलर का जो कॉलम है उसको आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप देखिए अभी एंट्री आपके यहाँ पर हमने बिल्कुल सही की है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन जो बेसिक कंडीशन के बेस पर अगर हम देखते हैं तो अभी बच्चों को इसमें पूरे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये उसका इसमें एक कंडीशंस हम लिखते हैं, एक नरेशन लिखते हैं, यानी उस सौदे का संक्षिप्त रूप। इसका एक लिखने का एक केवल के कारण है, देखिए जो व्यापारी है वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हो या कॉमर्स के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, जनरल एंट्री के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। तो ऐसी स्थिति में उसके अकाउंटेंट ने क्या एंट्री की है वो ये कैसे समझे, किस ट्रांजैक्शन की एंट्री की है वो, इसलिए उसका हम संक्षिप्त रूप, जिसको हम नरेशन बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिया जाता है। यानी ये जो एंट्री थी बिजनेस स्टार्ट करने की थी, तो सिंपल रूप में बिल्कुल, और ये नरेशन केवल एक ही लाइन में आ जाए। यानी मैं यहाँ लिखूँगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इतना आप लिख दीजिए, पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ के वो समझ जाएगा, वो बिजनेसमैन, कि ये जो एंट्री हुई है वो व्यापार प्रारंभ करने की एंट्री हुई है। अब आपके ये एंट्री पूरा फॉर्मेट वाइज कंप्लीट हुई। तो देखिए मैं जो आगे के क्वेश्चन जब मैं करूँगा तो नरेशन बच्चे खुद समझ गए कि किस तरीके से लिखना है, उसका संक्षिप्त रूप लिखना है, उसको लिखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए ये कंडीशंस पहली एंट्री की कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री में पढ़ रहा हूँ, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹5,000, बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। अब आप ये देखिए, आपको बिल्कुल कंडीशंस क्लियर है कि भाई अप्रैल, ये एंट्री अप्रैल 2 में है, अप्रैल 2 को है। बैंक में जब आपने डिपॉजिट कराए तो यहाँ पर रिसीवर बैंक है और पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है, यानी इसकी जो जनरल एंट्री है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये एंट्री आपकी अमाउंट इसमें दी है 5,000, ये आप 5,000 लिखेंगे डेबिट में और 5,000 आप लिखेंगे क्रेडिट में। अब इस कंडीशन को समझिए, इसका भी हम वही नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आप बहुत अच्छी तरीके से जब समझ गए होंगे कि इसका नरेशन यानी उसका संक्षिप्त रूप लिखना है। अब आप ये देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ₹200, बैंक ने लाभांश संग्रहित किया। कितना संग्रहित किया उसने? 200। अब आप देखिए यहाँ पे दो अकाउंट हैं, एक बैंक अकाउंट और दूसरा डिविडेंड अकाउंट। बैंक यहाँ पर्सनल अकाउंट है, डिविडेंड यहाँ नॉमिनल अकाउंट है, और बैंक यहाँ रिसीवर है क्योंकि बैंक ने कलेक्ट किया है, बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया होगा उसको, तो बैंक डेबिट होगा। और डिविडेंड हमारा नॉमिनल अकाउंट था, इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो गई। और ये अप्रैल 3 में यानी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कंडीशन ध्यान दीजिए आप, इसका जो लिखने का एक निश्चित फॉर्मेट है, टू हर एंट्री का एक ही शीट में आएगा। ऐसा नहीं कि एक एंट्री का 2 इधर आ रहा है, एक उसका इधर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये कंडीशंस। टू डिविडेंड अकाउंट। और अमाउंट है आपकी 200। ये भी अमाउंट आप लिखने का तरीका देखिए, डिजिट के नीचे बिल्कुल डिजिट आनी चाहिए, और क्योंकि फिर हमें बाद में लास्ट में टोटल लगाने में भी प्रॉब्लम है
और अकाउंट्स का फॉर्मेट है भाई, डिजिट के नीचे निश्चित है कि डिजिट आएगी, और इसी तरीके से इसका नरेशन लिखेंगे और उसको हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड ₹300 फॉर वेजेज इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए 300 रुपये मजदूरी दी। अब यहां पर आप समझिए, आपने ऑफिस फर्नीचर बनवाया, उस ऑफिस फर्नीचर को बनाने के लिए आपने वेजेज दी है। किसी भी प्रकार की एक जो एसेट्स है अगर वो बनती है, जैसे इस तरीके से एक एग्जांपल और मैं आपको इसका लूँ, यदि मान लीजिए आपने एक मशीन परचेज की, उसके इंस्टॉलेशन पर कुछ चार्जेज लगाए या उसके लाने के भाड़े भी आपने दिया, उसका कुछ फ्रेट दिया, वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। उसका एक एग्जांपल आप समझिए, जैसे हमने ऑफिस फर्नीचर बनवाया, तो आप ये देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई ये फर्नीचर, ये ऑफिस फर्नीचर बनवाने में या ये कितने का पड़ा, तो आप सीधे अमाउंट ये बोलेंगे कि भाई ये 50,000 का या 70,000 का है। आप इस तरीके से उसको नहीं समझाते कि भाई इसमें लोहे की कीलें इतनी लगी, प्लाईवुड इतना लगा, सनबाई की इतनी लगी, इस तरीके से हम उसको नहीं क्लियर करते। यानी वो सब उसकी जो वेजेज है, उसके जो भी और भी कोई इंस्टॉलेशन चार्जेज हैं, वो सब उसी की कॉस्ट में, उसी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए आपने वेजेज दी है, ये डेट है आपकी नेक्स्ट अप्रैल 4 में जाएगा, जो भी डेट है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो फर्नीचर। अब आप ये देखिए, फर्नीचर आपकी रियल अकाउंट है, यानी फर्नीचर आ रहा है हमारे यहाँ, व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर डेबिट होगा, और जब वेजेज हम दे रहे हैं यानी वेजेज के रूप में हमारे यहाँ से कैश जाएगा। वेजेज यहाँ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वेजेज नहीं आएगा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो मजदूरी के रूप में उसको नहीं लेंगे, उसको एक एज ए एसेट्स के रूप में लेंगे। इसी तरीके से किसी मशीन को आप परचेज करते हैं, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेज उस मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होंगे। यानी जो एंट्री होगी वो आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आपकी 300 डेबिट में एंड 300 क्रेडिट में, और ये एंट्री आप नरेशन आप लिख लेंगे। ये कंप्लीट एंट्री आपने की। नेक्स्ट देखिए, एक क्लर्क हैज स्टोलन ₹700 फ्रॉम ऑफिस। एक क्लर्क ने 700 रुपये कार्यालय से चुरा लिए। अब आप इसमें देखिए, क्लर्क ने चुराए हैं। क्लर्क यहाँ पर वैसे एक पर्सन है, वो उसको ले सकते थे लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है, लेकिन वो लॉस काय से हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हानि। यानी कि उसको हम यहाँ पर लॉस बाय थेफ्ट, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, डेबिट होगा। और क्या जा रहा है आपके यहाँ से, दूसरा अकाउंट कैश, क्योंकि क्या चुरा रहा है, कैश। कैश रियल अकाउंट है। यानी अप्रैल 5 में हम जो एंट्री करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट जो है 700 आप लिख लेंगे, और इसको भी आप क्लोज कर देंगे। इस तरीके से ये एंट्री आप फॉर्मेट वाइज करते जाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट कंडीशंस देखिए, मैं इसी को साफ कर रहा हूँ और आगे एंट्री करेंगे।
नेक्स्ट कंडीशन देखिए, ए चेक ऑफ ₹70 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ ए डेप्ट ऑफ ₹75 रिटर्न डिसऑनर्ड। रमेश से 75 रुपये के बदले में 70 रुपये का चेक प्राप्त हुआ था, जो कि डिसऑनर्ड हुआ है। डिसऑनर्ड का मतलब है यहाँ अनादरत होना। अब आप ये देखिए डिसऑनर्ड क्या होता है। हम एक सिंपल भाषा में कहते हैं, मान लीजिए किसी ने हमें चेक दिया, वो चेक जाकर हमने उसको अपने बैंक में लगाया, उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ना होने के कारण या अन्य कई कारण होते हैं, बहुत से सिग्नेचर ना मिलने के कारण, कटा फटा होने के कारण बैंक उस चेक का पेमेंट करने से मना कर देता है। इस स्थिति को वो चेक का डिसऑनर्ड कहलाता है, चेक का अनादरण कहलाता है। अब आप ये देखिए, वो रमेश से चेक मिला था, हमें उससे लेने थे 75 रुपये 75, लेकिन हमने उससे लिए थे, उसने हमें चेक दिया था 70 रुपये का। इसका मतलब 5 रुपये का हमने उससे उसको हमने डिस्काउंट दे दिया होगा। भाई 75 रुपये लेने थे, उसने हमें 70 रुपये का चेक दिया, 5 रुपये हमने उसको डिस्काउंट के रूप में दे दिया। अब कंडीशन से देखें आप, ये चेक रिसिप्ट की एंट्री नहीं करवा रहे, ये चेक डिसऑनर्ड हुआ, उसकी एंट्री हमें यहाँ करना है अप्रैल 6 में। अब आप ये देखें, आप वो चेक देखिए, वो चेक डिसऑनर्ड हुआ, हम उस चेक को किसको रिटर्न करेंगे? रमेश को लौटाएंगे। यानी रिसीवर यहाँ पर रमेश हो गया, और वो चेक हमारे पास कहाँ से आ रहा है? बैंक से आ रहा है। गिवर यहाँ पर बैंक हो गया। अब जो डिस्काउंट दिया था हमने डेबिट कर चुके थे, उसको नॉमिनल अकाउंट है, एक्चुअली में उसको हम वापस लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इनकम के रूप में आएगा, तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। ये एंट्री क्लियर हो गई। अब आप ये देखिए, इसमें अमाउंट किस तरीके से लिखेंगे? हम एंट्री करेंगे रमेश अकाउंट। अब एक कंडीशंस और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, रमेश अकाउंट वर्ड नहीं होगा। यदि या तो ये होगा रमेश डेबिट। यदि हम किसी व्यक्ति, ये समझ लें बच्चे कि किसी व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं जोड़ते। यदि हमें जोड़ना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के रमेश अकाउंट, रमेश का खाता, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। और ये कंडीशंस आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। और अमाउंट देखिए, रमेश का जो चेक था वो 75 का था। चेक मतलब उससे हमें रिसीव करने थे 75, चेक था हमारे पास 70 का, जो डिस्काउंट 5 रुपये का था वो हम वापस उससे रिटर्न ले लेंगे। इस तरीके से ये क्लियर हो गया। डेबिट ये होगा, क्रेडिट बैंक होगा, डिस्काउंट इनकम है, क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट कंडीशन देखें। देखिए यहाँ पर मैंने वो ट्रांजैक्शन लिए हैं जिनमें बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती हैं, और उन्हीं को समझाने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया। सिंपल एंट्री तो मैंने जब उसको समझाए थे तो क्लियर हो गई थी। नेक्स्ट देखिए कंडीशंस। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1600 टू दिनेश कुमार एट 5% ट्रेड डिस्काउंट इन हुज फुल पेमेंट चेक इज रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग ₹20 फॉर डिस्काउंट। यानी आपने दिनेश कुमार को माल बेचा है 1600 का 5% ट्रेड डिस्काउंट पर, और उसका जो पेमेंट किया है वो उसने हमें जो दिया है वो चेक से पेमेंट हमने मतलब रिसीव किया है, और 20 रुपये उसको हमने डिस्काउंट दिया है। अब आप ये देखिए, हमें चेक मिल रहा है, माल बेच रहे हैं, तो चेक यहाँ पर मतलब सिंपल चेक है, क्रॉस मैंने आपको इससे पहले क्लियर किया था। जब सिंपल चेक रिसीव्ड होता है तो हम उसको कैश लिखेंगे, कैश आएगा। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, हम पे कर रहे हैं, उसको अलाउड कर रहे हैं, यानी डिस्काउंट डेबिट होगा। और
गुड्स हमारे यहाँ से जा रहा है तो गुड्स का पार्ट्स यानी सेल्स क्रेडिट होगा, यानी इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डेट आपकी 6 के बाद 7 डाल दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दो कंडीशन डेबिट होंगी, टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट देखिए आपने 1600 का था, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, 80 रुपीज़ आया, 80 रुपीज़ आपने कम किया, इसका मतलब 1520 आ जाएगा अमाउंट, यानी उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 1600 में से टीडी माइनस कर दिया 5%, तो अमाउंट आया 1520। इसमें से डिस्काउंट भी माइनस किया 20 रुपये, यानी 1500 का, उससे हमें चेक रिसीव हुआ। नेक्स्ट देखें, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स ₹100, कैश ₹200, फ्रॉम बैंक ₹200। आपने पर्सनल यूज के लिए 100 रुपये का माल निकाला, 200 रुपये कैश किए और 200 रुपये ही बैंक से विड्रॉ किए हैं आपने, यानी यहाँ पर अब आप ये देखिए, गुड्स भी निकाल रहे हैं, कैश भी निकाल रहे हैं और बैंक से भी पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, यानी आपकी जो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, टू अब गुड्स आया ये कैश, टू बैंक अकाउंट। कंडीशंस देखिए आपने, माल कितने का निकाला था 100 रुपीज़ का, क्रेडिट कर रहा हूँ मैं पहले, कैश कितना निकाला 200, बैंक से कितना निकाला 200, इस तरीके से टोटल अमाउंट आपने विड्रॉ किया 500। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, रिसीव्ड 70 पैसे इन ए रुपीज़ फ्रॉम ए डेटर्स ऑफ ₹500, यानी एक देनदार था जिससे हमें 500 रुपये लेने थे, लेकिन 1 रुपये में 75 पैसे ही वसूल किए या वसूल हुए या प्राप्त हुए। यहाँ कंडीशंस देखिए आप, बाकी का पैसा नहीं मिल रहा, यानी 75 पैसे तो मिल गए 1 रुपये में, 25 पैसा नहीं मिल रहा। इसका मतलब जो पैसा नहीं मिलता उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अगर किसी डेटर से हमें पैसा नहीं मिल रहा वो हमारा क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स। अब हम बैड डेब्ट्स नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि लॉस है, डेबिट होगा। फिर इसके बाद जो पैसा हमें मिल रहा है वो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट होगा। गिवर यहाँ एक डेटर्स है, यदि कोई व्यापारी का नाम दिया होता तो हम उसका नाम लिख देते, यदि उसने डेटर्स लिखा है तो हम डेटर से ही लिखेंगे, यानी नेक्स्ट कंडीशन आपकी जो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स अकाउंट। इसमें अब आप अमाउंट देखिए, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, डेटर से हमें कितना लेना था 500 रुपीज़ एट रेट 75 पैसा इन रुपीज़, यानी 1 रुपये में 75 पैसे वसूल हुए, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 500 इंटू 0.75, जो पैसा नहीं मिल रहा यानी 25 पैसा नहीं मिल रहा, 500 इंटू 0.25, यानी 375 रुपये हमें मिल गए, 125 रुपये हमें नहीं मिले। इस तरीके से ये कंडीशंस क्लियर हैं। ये रियल अकाउंट है आपका, ये जो है नॉमिनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है।
नेक्स्ट कंडीशन देखें, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश ₹40, ब्याज मिला है 40 रुपये का, यानी एक सिंपल सी एंट्री है, कैश आ रहा है, ब्याज के रूप में हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो अमाउंट आपको दी है जैसे मान लीजिए 40 और 40। अब आप ये देखिए यहाँ पर आपको पूरी जितनी जनरल एंट्री हुई हैं उस जनरल एंट्री का यहाँ पर आप ग्रांड टोटल लगाएंगे, और ग्रांड टोटल देखिए, जब भी ग्रांड टोटल आप लगाते हैं तो नीचे आप डबल लाइन खींचेंगे, इस तरीके से इनका जो टोटल आएगा दोनों पक्षों का, यानी डेबिट का एंड क्रेडिट का, दोनों ही पक्ष आपके टोटल इक्वल आएगा। ये दोनों के टोटल आपके क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, और आप इसका टोटल लगा देंगे। इस तरीके से हमारा एक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आप ये देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो उस व्यापारी का नाम दे दिया था और उसने समझा दिया था कि इस तरीके से आपको करना है उसका। अब हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कोई बात नहीं, उसमें किसी व्यापारी का नाम नहीं, हम केवल इसको जनरल एंट्री लिख देंगे। मान लीजिए उसने डेट नहीं दी, नंबर दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, वहाँ डेट हम नहीं लिखेंगे, नंबर 1 जैसे आप दे देंगे। अब आप देखिए जैसे कंडीशन से एक दी है, द प्रोपराइटर स्टार्टेड बिजनेस विद ऑन कैश ₹20,000 एज आल्सो बोरोड फ्रॉम रमेश ₹15,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी एक व्यापारी ने स्वयं के कैश लगाकर 20,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, और 15,000 रुपये उसने रमेश से लोन लिया है 10% पर एनम की रेट से। अब ये कंडीशंस आप देखिए समझें, यहाँ पर खुद का पैसा 20,000 रुपये लगा रहा है, और इसके बाद रमेश से वो पैसा उधार ले रहा है 15,000 रुपये 10% पर एनम की रेट से। अब आप देखिए जो बच्चे हैं इसमें 10% पर एनम की कंडीशंस में वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 10% पर एनम की भी एंट्री यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर 10% पर एनम से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जो हैं उधार ले रहे हैं, जिस समय हम उसका ब्याज देंगे उस समय की वो एंट्री होगी। यहाँ एट प्रेजेंट जो हम एंट्री कर रहे हैं उसकी नहीं होगी, तो केवल हमारे व्यापार में कैश आएगा, और कहाँ से आएगा, खुद के कैपिटल से आएगा, और रमेश के लोन अकाउंट से आएगा। अब यहाँ देखें आपकी जो एंट्री होगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश लोन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें रमेश का लोन दिया हुआ है 15,000 क्रेडिट, और कैपिटल दी थी, खुद का पैसा लगाया था 20,000, इस तरीके से 35,000 अमाउंट आएगा। अब आप यहाँ देखिए केवल देने वाला रमेश है, मैं केवल यहाँ रमेश को ही क्रेडिट करता, लेकिन नहीं, रमेश लोन आएगा। क्यों? अगर मैं ये कर देता कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, इसका मतलब हमने उसे उधार नहीं लिया, उसने हमें भुगतान किया है, तो यहाँ रमेश लोन अकाउंट होगा, यानी ये एंट्री आपकी कंप्लीट, और इसका वही नरेशन आप लिख देंगे। अगला देखिए, इंश्योर्ड मशीनरी वर्थ ₹25,000 फॉर ₹20,000 एंड पेड ए प्रीमियम ऑफ ₹1.5%। 25,000 रुपये की मशीनरी का 20,000 रुपये का बीमा कराया गया, 1.5% आपने प्रीमियम पे किया है। अब आप ये देखिए यहाँ पर मशीन 25,000 की थी, इंश्योरेंस आपने उसका केवल 20,000 रुपये का कराया था, और उसका जो प्रीमियम था वो 1.5%, यानी इसका मतलब ये है कि मशीन भले ही 25,000 की है, लेकिन जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो केवल
कितने पर कर रहे हैं? 20,000 रुपये पर। मशीन की कीमत 25 है, अमाउंट जो कैलकुलेट होगी वो आपकी 20,000 से होगी। इसकी कंडीशंस देखें। आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की एंट्री करेंगे, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट आप केवल यहां पर 20,000 का 1.5% कैलकुलेट करेंगे, यानी अमाउंट जाएगा आपका केवल 300। ये कंप्लीट एंट्री। नेक्स्ट कंडीशंस, डिपॉजिटेड इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ ₹1200 अर्न बाय द प्रोपराइटर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। अब आप देखिए, आपने व्यापार के बैंक खाते में 1,200 रुपये जमा कराए हैं, जो कि प्रोपराइटर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से कमाए थे। अब आप सिंपल रूप में हम समझें कि भाई बैंक में पैसा जमा कराया, हम एंट्री कर दें बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन नहीं। बैंक बिल्कुल सही है कि भाई आप जमा करा रहे हैं, बैंक में रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन टू प्रोपराइटर जाएगा, क्योंकि देने वाला कौन है? प्रोपराइटर है। लेकिन अब ये देखिए, वो प्रोपराइटर देने वाला तो है, लेकिन वहां पर आपका एज ए कैपिटल ही जाएगी, क्योंकि उस एक तरीके से वो व्यापार में एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो टू कैपिटल अकाउंट, और ये आप क्लोज कर देंगे। अमाउंट है आपकी 1200। फोर्थ कंडीशंस देखें, परचेज ए कार फ्रॉम निष्ठा एंड गेव हिम इन एक्सचेंज अवर मोटरसाइकिल विद ए बुक वैल्यू ऑफ ₹5,000, ₹3,000 कैश एंड एन ओरल प्रोमिस टू पे ₹2,000 लेटर। यानी एक कार आपने निष्ठा से परचेज की, उसको किस तरीके से परचेज की वो देखिए। उसके बदले में एक 5,000 रुपये की मोटरसाइकिल दे दी, 3,000 रुपये उसको कैश दे दिया, और 2,000 रुपये आपने उससे प्रॉमिस कर ली कि हम बाद में देंगे। अब कंडीशंस क्या होगी भाई? यहाँ पर आप कार परचेज कर रहे हैं, कार आएगी, मोटरसाइकिल जाएगी, कैश जाएगा, लेकिन ओरल प्रॉमिस अब किससे किया आपने? निष्ठा से। तो निष्ठा ही क्रेडिट होगा, यानी इसकी एंट्री क्या होगी? कार अकाउंट डेबिट टू मोटरसाइकिल टू कैश टू निष्ठास अकाउंट। यानी आप देखिए, आपने कितने की मोटरसाइकिल दी, उसके बदले में उसको 5,000 रुपये की। आपने जो है कैश कितने का दिया? 3,000 रुपये का, और 2,000 रुपये बाद में देने का प्रॉमिस किया आपने। यानी इस तरीके से ये 10,000 अमाउंट आपका इस एंट्री में इस तरीके से कैश के अकाउंट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट कंडीशंस देखिए, गुड्स वैल्यूड ₹20,000 हैव बीन इंश्योर्ड फॉर ₹15,000 एंड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एट रेट 5% पर एनम। 20,000 रुपये के माल का आपने 15,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया था, जिस पर 5% पर एनम के हिसाब से आपने प्रीमियम दिया। वैसे एंट्री आप ऊपर कर चुके हैं, इसी सेम एंट्री होगी, केवल अमाउंट चेंज हो जाएगा। यानी इंश्योरेंस 5th एंट्री होगी
इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट जो है वो 15,000 का 5%, यानी 750 अमाउंट जाएगा यहाँ पर इस एंट्री में। ये कंडीशंस बिल्कुल क्लियर हैं। नेक्स्ट कंडीशंस देखिए, पेड इनकम टैक्स ₹1500 एंड सेल टैक्स ₹750, यानी इनकम टैक्स आयकर आपने 1500 रुपये का भुगतान किया, सेल टैक्स का भुगतान किया 750 रुपये का। यहाँ कंडीशंस आप समझ लें कि जो इनकम टैक्स है वो पर्सनल, देखिए इनकम टैक्स पर्सनल इनकम पर दिया जाता है, ना कि बिजनेस की इनकम पर। इसलिए ये जो है उस व्यापारी की पर्सनल इनकम है और ये ड्राइंग्स कहलाएगा, यानी उसका पर्सनल एक्सपेंसेज कहलाएगा। यानी यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लिखा जाएगा, ड्राइंग्स अमाउंट जाएगा। तो आप नेक्स्ट कंडीशंस को आप समझें। देखिए यहाँ पर, यानी एंट्री होगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कंडीशन नंबर है ये 6, 5 एंट्री हम कर चुके हैं, 6 नंबर की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, सेल टैक्स अकाउंट डेबिट, टू पैसा जाएगा कैश अकाउंट, अमाउंट आपकी 1500, 750, यानी टोटल अमाउंट आपकी आएगी 2250। यानी क्लियर हो गया। इनकम टैक्स जहाँ भी जाएगा, कहीं भी नाम आएगा उसका, अगर टैक्स पे किया है तो वो आपका ड्राइंग्स कहलाएगा। लेकिन सेल टैक्स या कॉमर्शियल टैक्स या और भी अन्य कोई भी टैक्स, जो भी टैक्स होंगे वो सभी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेज हैं और वो उसी नाम से, यानी डेबिट ही होंगे, उसी नाम से होंगे। नेक्स्ट देखें, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ प्रोपराइटर ₹600, जीवन बीमा प्रीमियम दिया है व्यापारी ने अपने जीवन का। इसका मतलब ये पर्सनल एक्सपेंसेज हुआ, यहाँ उसका व्यक्तिगत खर्चा हुआ, उसने अपने व्यापार से निकाल के उसको दिया है। तो यहाँ भी जो एंट्री होगी वो ड्राइंग्स कहलाएगा और ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट, अमाउंट जो है वो 600 डेबिट में एंड क्रेडिट में। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, ए कस्टमर मोहन हु हैड टू पे ₹600 टू अस बिकम इंसॉल्वेंट and only 60 पैसा in a rupees were received। एक कस्टमर्स था हमारा मोहन, जिसको हम मतलब हमें उससे लेने थे 600 रुपये, वो दिवालिया हो गया और उससे 1 रुपये में 60 पैसा केवल वसूल कर पाए हम। यानी उससे हमें अगर 1 रुपये लेने हैं तो केवल 60 पैसे मिले, यानी 40 पैसे नहीं मिले। इस टाइप की एंट्री भी हम पहले कर चुके हैं, यानी 40 पैसे हमारे यहाँ पर बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। तो यहाँ एंट्री, अब आप ये देखिए हमें पैसा कितना मिल रहा है, यानी पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिल रहा वो बैड डेब्ट्स कहलाएगा। टू गिवर कौन है यहाँ पर, मोहन।
मोहन अकाउंट नहीं होगा, मोहन्स अकाउंट। यदि केवल मोहन लिखना है तो मोहन लिख सकते हैं। अब अमाउंट देखिए, उससे हमें पैसा कितना लेना था, 600। वही कंडीशंस फिर आ गई कि भाई वो 600 में से ₹1 पर 60 पैसा दे रहा है, यानी कितना हो गया आपका 360। कितना पैसा नहीं मिल रहा, 600 इंटू 0.40 240। इस तरीके से टोटल अमाउंट दोनों का एंट्री का बराबर हो गया। नेक्स्ट देखिए, पेड ₹5300 टू रमेश, यानी आपने रमेश को 5300 भुगतान किए इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5400 ₹5400। अब आप कंडीशंस देखें, रमेश को 5300 आपने दिए हैं पूर्ण भुगतान में, उसको देने मतलब पूर्ण भुगतान में उससे कितने 5300 दिए हैं 5400 के बदले में। अब देखिए यहाँ ये फुल सेटलमेंट वर्ड आया है, इसका मतलब फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, इसके बाद उससे हमारा कोई हिसाब किताब नहीं रह गया। जो पैसा था 5400 हमें उसको रमेश को देने थे, लेकिन हमने उसको कितने में मना लिया, 5300 देने में, यानी ₹100 का हमने उससे डिस्काउंट ले लिया। डिस्काउंट केवल फुल सेटलमेंट की कंडीशन में लिखा जाएगा। यदि यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होता तो हम केवल 5300 की एंट्री कर देते, ₹100 हम बाद में उससे रिसीव करते। अब आप देखिए, हमें भुगतान करना है यहाँ, तो रमेश को पेमेंट करना है। रमेश यहाँ पर रिसीवर हो गया, रमेश अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे यहाँ से, कैश, और डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है। अब कंडीशंस, अमाउंट देखिए आप, रमेश के अकाउंट में 5400 जाएंगे, हमने पेमेंट केवल उसको 5300 का किया है, और इस तरीके से ₹100 डिस्काउंट के रूप में चला जाएगा। क्लियर हो गई ये कंडीशंस। नेक्स्ट कंडीशन देखें आप, 10 परचेज ए टाइपराइटर बाय चेक फ्रॉम सोहन ₹10,000। आपने सोहन से चेक के द्वारा एक टाइपराइटर परचेज किया है। अब यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्लियर है, टाइपराइटर एक आपका परचेज यहाँ पर अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि गुड्स के लिए केवल हम परचेज यूज़ करते हैं। टाइपराइटर आएगा, टाइपराइटर आपने परचेज किया है, एसेट्स है यानी रियल अकाउंट है, डेबिट होगा। चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो जिसको भी जब चेक से पेमेंट करते हैं तो हम बैंक लिखते हैं, इसका क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ टाइपराइटर टू बैंक एंट्री क्लियर दिख रही है, लेकिन इसको एंट्री को और मॉडिफाई करें तो हम यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, यानी टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, यानी कार्यालय साज सज्जा का जो सामान है उसको हम नरेशन में हम उसको टाइपराइटर लिख देंगे कि भाई टाइपराइटर आपने परचेज किया, लेकिन जब एंट्री करेंगे तो उसको हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। कंप्यूटर भी परचेज किया हो तो इसको आप लिखिए ऑफिस इक्विपमेंट। काउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपने परचेज किया था 10,000 का। अब कंडीशंस देखिए, आपको फिर वही ये क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि कंप्लीट कर दिया मैंने, और इसका टोटल ग्रांड टोटल आप लगाएंगे तो दोनों पक्षों का टोटल बराबर आएगा। अब आप ये जो जनरल एंट्री हम लोगों ने पढ़ी, मैंने इसके पहले जो एंट्रियाँ समझाई थी, इसके पहले वाले पार्ट में हमने जो एंट्रियों को समझा उनको डेबिट क्रेडिट बिना फॉर्मेट के समझाई थी मैंने उन एंट्रियों को, और प्लस ये अगर मैंने ये जो न्यूमेरिकल के जो 2 क्वेश्चन किए हैं तो शायद मेरे अंदाज में बच्चों को पूरी एंट्री क्लियर होंगी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपके जनरल एंट्री रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग का जो पूरा चैप्टर है वो मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। अब इस जनरल एंट्री से हम लेजर तैयार कैसे करेंगे वो हम अगले चैप्टर में यानी लेजर के चैप्टर में
अब सीखेंगे।